हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। हम आज फिर से आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेके आ गए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के दिन के बारे में बातें करेंगे। आज का दिन 29 मई, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स के नाम से इसको जाना जाता है। क्या है आज का दिन? 29 मई, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स मतलब संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत दिवस। ये जो दिन है, ये दिन मनाया जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र के, जब से संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ है सन 1948 से, तब से लेकर आज तक 130 सालों में 4000 से अधिक जो कि अनजाने और असैनिक जो हमारे जो शांति दूत हैं, उन्होंने विश्व शांति के लिए अपना बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया और इन 4000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें अपनी जान भी गंवा दी। तो उनकी यादगार में ये दिवस मनाया जाता है। और दूसरा, जो लोग अभी विश्व शांति में प्रयासरत हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए भी इस दिन को मनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था 1948 में। उसके बाद 130 ईयर्स में ऑलमोस्ट 4000 जो हमारे शांति दूत हैं, उन्होंने अपनी जान गंवा दी इस विश्व शांति बनाए रखने के लिए। तो उनकी यादगार में ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की घोषणा की है। तो आज 29 मई को कौन सा दिवस है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत दिवस। तो चलिए अभी सेकंड में चलते हैं। सेकंड है आपका क्वेश्चन कि हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदला गया है मोहाली में। तो उसका जो नाम बदल के अभी रखा गया है, वो रखा गया है बलबीर सिंह सीनियर जी के नाम पे। ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी रहे हैं और इनका जो जन्म था ये 31 दिसंबर 1923 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पिछले साल मई महीने में ही 25 मई को इनकी मृत्यु हुई थी। तो अब जो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, वो अब से बलबीर सिंह सीनियर के नाम से जाना जाएगा। बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम अब उनके नाम से जाना जाएगा। तो क्या था, ये आपका क्वेश्चन था कि जो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अब उसका नाम कर दिया गया है बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। अब से क्या जाना जाएगा? बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। ये सीनियर इसलिए लगाते थे कि इनके ही नाम से सेम नाम के एक और बलबीर सिंह हॉकी के प्लेयर हैं, इसलिए इनके नाम के पीछे बलबीर सिंह सीनियर लगाया जाता है। इनका जन्म 31 दिसंबर 1923 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 25 मई 2020 को। पिछले साल इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए अभी इसका स्टेडियम का अभी नाम चेंज किया है। बच्चों, इन्होंने है ना, जो 3 जो ये ओलंपिक थे, उनमें भारत को हॉकी का विश्व चैंपियन बनाया था। 3 ओलंपिक में। तो जो इन्होंने जो 1952 का जो ओलंपिक का जो फाइनल था, उसमें भारत ने नीदरलैंड को 6-1 गोल से हराया था।
इन जो भारत के जो 6 गोल थे उनमें 5 गोल, भारत के जो 5 गोल थे वो इन्हीं ने बनाए थे, इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। 1952 जो हॉकी का फाइनल था, हॉकी फाइनल, ये जो ओलंपिक वाला था, जो ओलंपिक 1952 के जो ओलंपिक का जो हॉकी फाइनल था, उसमें भारत ने 6-1 से नीदरलैंड को हराया था। 6-1 से नीदरलैंड को हराया था। और इसमें जो 5 गोल थे, 5 गोल वो थे बलबीर सिंह सीनियर के, बलबीर सिंह सीनियर के अकेले इनके 5 गोल थे। और आज तक का ये जो इनका रिकॉर्ड है ये अनबीटन है। किसी भी वर्ल्ड चैंपियन के मतलब ओलंपिक के फाइनल में किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा इतने गोल बनाए जाना आज तक इनका जो ये रिकॉर्ड है ये अनबीटन है। और इनको पद्मश्री भी मिला है। जो ये बलबीर सिंह जी हैं, इनको ये पद्मश्री भी है, पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला है। ये 3 टाइम ट्रिपल ओलंपियन, इनको बोलते हैं ट्रिपल ओलंपियन। और पद्मश्री ये हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। क्या बोलते हैं? ट्रिपल ओलंपियन। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि अभी हाल ही में सीरिया में इलेक्शन हुए थे। तो सीरिया में जो इलेक्शन हुए थे वहां पे 95% वोट हासिल करके बशर अल असद लगातार चौथी बार वहां के राष्ट्रपति बने हैं। जो अभी वहां के राष्ट्रपति थे वह अभी दोबारा से चौथी बार वहां के राष्ट्रपति बने हैं। 95% उन्होंने वोट हासिल की है वहां की। और ये जो इलेक्शन उस देश में हुए थे 26 मई 2021 को। और उनको वहाँ के 95.1% मत, उनको वहाँ के टोटल जो वोटिंग हुई थी, टोटल जो भी वोटिंग, उसके 95.1% वोट उनको मिले थे। तो ये कहाँ पे हुए थे अभी इलेक्शन? सीरिया में। अभी 26 मई 2021 को, 26 मई 2021 को इलेक्शन हुए थे। कहाँ पे? सीरिया में। सीरिया में इलेक्शन हुए और वहां पे लगातार चौथी बार कौन राष्ट्रपति बन गए हैं? बशर अल असद। बशर अल असद। कितने वोट हासिल किए इन्होंने? 95.1% वोट हासिल किए। और ये कौन सी बार राष्ट्रपति बने हैं? ये अभी लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। लगातार चौथी बार ये राष्ट्रपति बने हैं वहां के। और इनके जो चुनौती देने वाले थे, जो 2 और उम्मीदवार थे, महमूद अहमद मारी, इनको 3.3% और अब्दुल्ला सालोम अब्दुल्ला, इनको 1.5% वोट मिले हैं। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है कि 95.1% वोट लेके लगातार चौथी बार वहां के राष्ट्रपति बने हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अभी एक संस्थान ने जो घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। तो ये किस संस्था ने किया है? तो ये किया है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। इस प्रकार का जो स्मार्ट विंडो मटेरियल है वो इमारतों के लिए कुशल स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में काफी मददगार होगा। ये इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये उपलब्ध जो सामग्री बनाई है, स्मार्ट विंडो सामग्री, इसमें क्या है कि वो जब ये वोल्टेज लागू हो जाती है, इसमें चालू हो जाती है, उसके बाद जो ये किरणें आती हैं उनकी गर्मी और जो प्रकाश की मात्रा को प्रभावी ढंग से ये नियंत्रित कर लेता, प्रभावी ढंग से नियंत्रित करके उसको जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर उसको बिल्कुल नियंत्रित रखता है। और ये स्वचालित जलवायु जो नियंत्रण है उसको विकसित करने में काफ़ी ये मदद करता है।
मतलब जो आजकल जो इमारतें बन रही हैं, हाल ही के वर्षों में जितनी भी इमारतें बन रही हैं, उनमें क्या उनका अभी तक उनमें सबसे ज़्यादा जो शोध हो रहा था कि उसमें सबसे ये था कि उनमें अच्छी सी रोशनी और जो ऊष्मा का जो प्रबंधन है वो अच्छी प्रकार से हो। तो ये जो आईआईटी गुवाहाटी ने जो ये स्मार्ट विंडो मटेरियल जो ये विकसित किया है, इसका मकसद ये है कि ये वहाँ की जो जलवायु है उसको खुद नियंत्रित करे। तो क्या है, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी ने क्या किया है, स्मार्ट विंडो मटेरियल, स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। ये इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा कि जो आने वाले समय में जो इमारतें बनेंगी उनमें पर्याप्त रोशनी और जो ऊष्मा का प्रबंधन है वो ये विंडो अपने आप कर लेंगे, मतलब इनके ये स्वचालित होंगी। ये तो ये एक तरीके से आगे वाले जो आगे भविष्य में जो भी इमारतें बनेंगी उनके लिए बहुत ही लाभदायक ये टेक्नोलॉजी होगी। और इस टेक्नोलॉजी का जो विकास विकसित किया इसको किया आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अभी हरियाणा में हाल ही में जो संपत्ति क्षति वसूली विधेयक अभी लागू किया गया है। तो इसको लागू किया है हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने। इन्होंने इस विधेयक को बिल्कुल पारित कर दिया है। इस विधेयक के अनुसार कि कोई भी कानूनी या गैर कानूनी कोई जुलूस होता है, कुछ भी होता है, कोई प्रदर्शन होता है, उसमें अगर कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक संपत्ति या कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ भी है, अगर उसका नुकसान करता है तो उनसे उसकी वसूली करवाई जाएगी। तो इससे पहले आपको पता होगा कि ये सेम जो विधेयक है ये 2020 में यूपी में भी पारित किया गया था। तो कौन सा विधेयक है ये है संपत्ति क्षति वसूली विधेयक। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक, ये किसने पारित किया है? ये हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने विधेयक पारित किया। इसके साथ ये भारत का दूसरा राज्य बन गया। पहला राज्य कौन सा है? ये 2020 में सेम विधेयक कहाँ पे लागू हुआ था? यूपी में। 2020 में, इससे पहले यूपी में ये विधेयक लागू हुआ था। इसको जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति विधेयक 2021। हरियाणा लोक व्यवस्था में हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति विधेयक, विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति विधेयक 2021, इस नाम से इस विधेयक को जाना जाएगा, हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति विधेयक। और इस जो ये विधेयक है इसमें एक और प्रावधान रखा गया है कि जो पीड़ित है उसको भी उचित मुआवजा मिलेगा। और साथ ही जो तोड़फोड़ जो करेंगे उनसे तो वसूली की जाएगी, साथ में उस प्रदर्शन का या कुछ भी जो भी प्रोटेस्ट वगैरह कुछ भी हो रहा है तो उसके जो नेता है जो उनको भड़का रहे हैं उनसे भी इसकी वसूली की जाएगी, इस संपत्ति के नुकसान की वसूली। तो हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इस विधेयक को पारित कर दिया है और ये 2020 में सेम विधेयक यूपी में भी पारित हुआ था।
तो अब आगे से जो भी हरियाणा में अगर प्रदर्शन कुछ किसी भी प्रदर्शन या कुछ भी होगा और उसमें कोई संपत्ति का नुकसान होगा तो उन्हीं लोगों से इसका पूरा का पूरा जो खर्चा है वो लिया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अभी कुछ ही हाल ही में दिल्ली राज्य के जो पुलिस कमिश्नर की नई नियुक्ति हुई है। तो अभी इस पद पर एस.एन. श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। और जो एस.एन. श्रीवास्तव को जो नियुक्त किया गया है इसकी नियुक्ति कौन करता है? दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की इसकी नियुक्ति करता है होम मिनिस्ट्री। और ये जो है पिछले साल की जो शुरुआत में ही इनको दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार इनको सौंप दिया गया था, क्योंकि फरवरी 2020 में जो अमूल्य पटनायक जो कि पहले दिल्ली कमिश्नर थे, इनसे पहले वे उन्होंने अपना कार्यभार मतलब वे रिटायर हो गए थे पोस्ट से। उसके बाद ये पोस्ट वैसे खाली थी, परंतु एस.एन. श्रीवास्तव जी उसी समय से अतिरिक्त कार्यभार इसका संभाले हुए थे। तो दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन हैं? दिल्ली पुलिस कमिश्नर नए कमिश्नर हैं एस.एन. श्रीवास्तव। एस.एन. श्रीवास्तव ये इनसे पहले थे अमूल्य पटनायक, जो इनसे पहले थे अमूल्य पटनायक। इनका जो कार्यकाल रहा था वो था फरवरी 17 से फरवरी 20 तक, 3 साल का इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद ये एस.एन. श्रीवास्तव जी हैं, ये 2020 की स्टार्टिंग से ही अतिरिक्त कार्यभार इन्होंने संभाला हुआ था। और ये 1985 बैच के आईपीएस हैं। एस.एन. श्रीवास्तव जी 1985 बैच के आईएएस हैं, आईपीएस हैं। 1985 बैच के आईपीएस हैं। और इनको जो इनके पास ये सीआरपीएफ में थे, तो इनको वहां से वापस इनको दिल्ली पुलिस में बुलाया गया है। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है होम मिनिस्ट्री, मतलब जो भारत के जो गृह मंत्रालय है वो इस पद की नियुक्ति करता है, इस पद पे लोग ये नियुक्ति करता है। तो इनसे पहले थे अमूल्य पटनायक, जिनका कार्यकाल था फरवरी 17 से फरवरी 20। और अब दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर बनाए गए हैं वो है एस.एन. श्रीवास्तव। और ये पिछले साल 2020 की शुरुआत से ही इनको अतिरिक्त इसका कार्यभार दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में बहुत गर्मी है भाई, आज बहुत पसीने पसीने हो गए यहाँ पे, तो सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का मतलब उपयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो इसके लिए जो मिशन स्थापित किया है वो मतलब बायोमास का प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन होगा, उसका होगा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। क्या होगा? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में इसका योगदान होगा। और यह देश में ऊर्जा संबंधी बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने में हमारे मतलब लक्ष्यों में मदद करेगा। तो क्या हुआ है, किस विभाग ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? तो वो किया है विद्युत मंत्रालय ने। क्या किया है? विद्युत मंत्रालय ने क्या किया? विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग की बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया है। बायोमास के उपयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन
अब ये राष्ट्रीय मिशन इन्होंने स्थापित किया है। किस मंत्रालय ने? विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र हैं इनमें बायोमास के उपयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया है। और ये क्या होगा कि ये जो राष्ट्रीय मिशन है ये राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम में अपना योगदान देगा। क्या? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। किसमें अपना वो देगा? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NCAP। ये मिशन स्थापित किया, इसमें ये अपना योगदान देंगे बायोमास बढ़ाने में। और ये जो देश में जो ऊर्जा संबंधी जो बदलाव हैं और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की और जो भारत के जो बढ़ते कदम हैं उनमें ये काफ़ी लाभदायक होगा और लक्ष्यों की प्राप्ति में भी ये काफ़ी मतलब फायदेमंद होगा भारत के लिए। तो अभी विद्युत मंत्रालय ने ये जो कोयला आधारित जो विद्युत संयंत्र है उनमें बायोमास का उपयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो चलिए आज के लिए कुछ इतने काफ़ी